हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस का यूनिट 2 जो टॉपिक है लिपिड उसको डिस्कस करेंगे। हम यूनिट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री, उसमें जाकर आप यूनिट 1 को देख सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है फैटी एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सो नाउ वी डिस्कस दिस। सो फैटी एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच होता है तो उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला RCOH होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें R ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है एंड COH हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों साथ में पाए जाते हैं, तो इस नेचर को एम्फीपैथिक नेचर कहते हैं। फैटी एसिड मेनली ग्लिसरॉल एंड न्यूट्रल फैट के रूप में पाए जाते हैं, और जो मोस्ट कॉमन फैटी एसिड है वो पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड है। नॉर्मली फैटी एसिड फैट्स, ऑयल एंड अदर लिपिड में पाए जाते हैं इन द एस्टेराइड फॉर्म। नाउ वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सो हम इसको कई वेरियस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम इसको कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द चेन लेंथ, सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ H atom. So now we discuss first type of according to the chain length. So according to the chain length इसको कई में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है शॉर्ट चेन लेंथ, तो इसमें जो कार्बन नंबर होता है वो <6 होता है और ये जनरली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल है ब्यूटेरिक एसिड। सेकेंड है मीडियम चेन लेंथ, तो जब 7 से 14 कार्बन पाए जाते हैं जिस भी फैटी एसिड में, तो उसको हम मीडियम चेन लेंथ में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैप्रिलिक एसिड। लॉन्ग चेन लेंथ, जब 16 से 24 के बीच में कार्बन प्रेजेंट होता है जिस फैटी एसिड में, उसको हम लॉन्ग चेन लेंथ कहते हैं। एंड लास्ट है वेरी लॉन्ग चेन लेंथ, जिसमें मोर देन 24 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम वेरी लॉन्ग चेन लेंथ फैटी एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। सेकेंड टाइप है अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, तो ये दो टाइप के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं और हमें डाइट में लेना जरूरी होता है, तो वो है लिनोलेनिक एसिड। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, अगर हम इसको डाइट में नहीं भी लेते हैं तो भी काम चल जाता है, जस्ट लाइक पाल्मिटिक एसिड। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ H atom, सो इट इज टू टाइप, सिस एंड ट्रांस। सिस फैटी एसिड जिसमें हाइड्रोजन एटम जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम एक साइड पे ही प्रेजेंट होते हैं, सो हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। एंड ट्रांस फैटी एसिड, जब हाइड्रोजन एटम अटैच होता है अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। फोर्थ टाइप है अकॉर्डिंग द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन, तो इसको दो भागों में बांटा गया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता उसके हाइड्रोकार्बन चेन में, तो उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इसको भी दो टाइप में बांटा गया, इवन कार्बन एंड ऑड कार्बन। तो जब जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड में इवन कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनको हम इवन कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जैसे पाल्मिटिक एसिड। इवन मतलब 2, 4, 6 जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ऑड कार्बन फैटी एसिड जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोपियोनिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो डबल बॉन्ड जिन भी फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो लाइक 1, तो 1 जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड मतलब पूरे फैटी एसिड में एक जगह पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम मोनो अनसैचुरेटेड में रखते हैं। एंड जहाँ और जिस भी फैटी एसिड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सो अगर हम समराइज करें तो
हमने क्लासिफिकेशन फैटी एसिड को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द चेन लेंथ, अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एच एटम एंड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, स्मॉल चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन एंड वेरी लॉन्ग चेन। अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एच एटम, सिस एंड ट्रांस, according to degree of saturation, saturated fatty acid, unsaturated fatty acid, unsaturated fatty acid को भी 2 भागों में बांटा गया है, mono unsaturated and poly unsaturated. So it is a summarized form of the classification of fatty acid. अगर आप एग्जाम में थियोरेटिकल पार्ट नहीं लिखना चाहते तो आप इस क्लासिफिकेशन को भी बना सकते हैं। Now we discuss topic 2, definition and clinical significance of MUFA and PUFA, essential fatty acid and trans fatty acid. So unsaturated fatty acid क्या होता है? तो वो फैटी एसिड जिनके हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया था, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड को मूफा कहते हैं। इनमें एक जगह पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, बाकी जितने भी कार्बन आइटम्स है वो सिंगल होते हैं। ये मेनली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल एंड कोनोना ऑयल में ये ज़्यादातर मूफा प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है पाल्मिटिलिक एसिड जो कि सभी फैट्स में पाया जाता है, ओलिक एसिड जो कि कॉमनली न्यूट्रल फैट्स में पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन्स 2 और मोर कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो जब भी जिस फैटी एसिड में बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं और ये जनरली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। विस्कोसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीजेस इनवर्सली टू द डबल बॉन्ड। इनवर्सली टू डबल बॉन्ड मतलब जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ेगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा, मतलब बहुत जल्दी ही वो मेल्ट हो जाएगा। तो जितने भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे वो जनरली आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलते होंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा डबल बॉन्ड है। तो जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, रिक्वायर्ड इन डाइट। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, डाइट में इनका लेना ज़रूरी होता है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। एन एग्जाम्पल है नीलोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्चिडोनिक। नाउ वी डिस्कस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूफा एंड पूफा। तो मूफा एंड पूफा हेल्दी फैट्स होते हैं, तो इनको खाने से जो रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज है वो रिड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ मूफा एंड पूफा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको रिड्यूस करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। इनके पास एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और मूफा एंड पूफा लेने से इकोसानॉइड्स ज़्यादा बनते हैं जिसके पास एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है और रिड्यूस करता है क्लॉट फॉर्मेशन को। साथ ही साथ फीटस के जो ब्रेन है उसके आईज के डेवलपमेंट के लिए भी मूफा एंड पूफा ज़रूरी हैं और मूफा एंड पूफा से जिनको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होती है। इसेंशियल फैटी एसिड जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसेंशियल जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनका डाइट में लेना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ये मेनली 2 फैमिलीज आर ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड, ओमेगा 3 जिनको लिनोलेनिक एसिड कहते हैं एंड ओमेगा 6 जिनको लिनोलिक एसिड कहते हैं। As these fatty acids are contain more than 1 double bond between, तो इसेंशियल फैटी एसिड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं और जिन भी फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। मोस्ट पूफा आर ऑफ प्लांट एंड फैटी फिश ऑरिजिन। तो जितने भी पूफा होते हैं ज़्यादातर प्लांट या फिश में पाए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस फंक्शन ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। So it is required for membrane structure and function and it helps in transport of lipoproteins. Also it transport the cholesterol. Essential fatty acid से इकोसानॉइड्स बनता है जो कि फर्दर सिंथेसाइज करता है थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टोग्लैंडिन जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। It is also essential for development of brain and nervous system and essential fatty acid
डीएनए पे एक्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर एंड इम्यून सिस्टम को। Now we discuss trans fatty acid. So trans fatty acid are unsaturated fatty acid that contain at least one double bond in trans configuration. Trans configuration क्या होता है कि जब हाइड्रोकार्बन चेन पर जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पर हाइड्रोजन एटम अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइड पे होते हैं, तो इस फॉर्म को हम ट्रांस फॉर्म कहते हैं। तो जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होता है तो उस फैटी एसिड को हम ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं। सो इन ट्रांस फैटी एसिड हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सेम साइड पर हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, लेकिन ट्रांस फैटी एसिड नाम ही इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन एटम अपोजिट साइड पे अटैच होते हैं ऑन द डबल बॉन्ड। सो जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं वो इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हमारे हेल्थ के लिए, और ये मेनली प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड जंक फूड में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल ट्रांस फैटी एसिड मेनली प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, तो ये ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, इनके गट में नेचुरल ट्रांस फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। उसके साथ ही साथ कुछ स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट होता है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट एंड मीट में। एंड आर्टिफिशियल ट्रांस फैटी एसिड तब फॉर्म होता है जब हम वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है और इसको आर्टिफिशियल ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं। इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पर टू इम्प्रूव टेक्सचर, सेल्फ लाइफ एंड फ्लेवर स्टेबिलिटी ऑफ फूड। तो जो फूड इंडस्ट्रीज हैं वो आर्टिफिशियल ट्रांस फैटी एसिड को बनाते हैं ताकि जो फूड है उनका उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और उसका फ्लेवर भी जो है स्टेबल रहे। इफेक्ट क्या होता है, तो ट्रांस फैटी एसिड इंक्रीज कर देता है कैटाबॉलिज्म ऑफ एपोप्रोटीन्स एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एचडीएल। एपोप्रोटीन्स लिपिड के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं जो कि इजीली सॉल्युबल होता है और ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल का। तो अगर एपोप्रोटीन कैटाबोलाइज या ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा लिपिड का, साथ ही साथ ये डिक्रीज कर देता है एचडीएल लेवल को जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, एंड इट हैज एथ्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये एथ्रोस्क्लेरोसिस हार्ट डिसीज को कॉज कर सकता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोथेलियल डिसफंक्शन, इन्फ्लामेशन। सो ट्रांस फैटी एसिड लेने से रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन का, इन्फ्लामेशन का, डायबिटीज का एंड एडिपोसिटी। नाउ वी डिस्कस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। So what is lipid? Lipid is insoluble in water and digestion by increasing the surface area of lipid. तो मेनली हमारी बॉडी में जो लिपिड का डाइजेशन होता है मेनली होता है कि उस लिपिड का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद ही उसका डाइजेशन हो पाता है, जिसके लिए इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है। एंड साथ ही साथ जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो लिपिड का डाइजेशन करते हैं और ये एब्जॉर्ब होता है हमेशा मिसेल के फॉर्म में, एंड मिसेल फॉर्मेशन होने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद रीएसिडिफिकेशन प्रोसेस होती है इंटेस्टाइनल सेल्स में, एंड देन काइलोमैक्रोन फॉर्म होता है। तो ये स्टेजेस है कि पहले तो इसका सरफेस एरिया कम बढ़ाया जाएगा, फिर इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होगी, उसके बाद पैंक्रियाटिक एंजाइम्स लिपिड पर एक्ट करेंगे, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, उसके बाद उसका मिसेल फॉर्मेशन होकर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद इंटेस्टाइनल सेल में रीएसिडिफिकेशन प्रोसेस होगी और उसके बाद काइलोमैक्रोन फॉर्म होगा, एंड देन वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। सो जो डाइजेस्टेड लिपिड होता है उनके साथ जब प्रोटीन ऐड हो जाता है तो वो फॉर्म करता है लिपोप्रोटीन। नाउ वी डिस्कस डाइजेशन ऑफ लिपिड। सो इन माउथ जो हमारे सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करता है लिंगुअल लाइपेज को, जो मेनली 2.5 से 5 pH पे काम करता है। ये सिक्रीट होता है माउथ में, लेकिन जो इसका डाइजेशन होता है बहुत निग्लिजिबल करता है ट्राइग्लिसरॉल को। फिर उसके बाद इसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाता है लिपिड,
और वहाँ पे रिलीज होता है गैस्ट्रिक लाइपेजेस, बट ये जो अडल्ट हैं उनमें एक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज होता है तो वो पीएच को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, लाइक 2 and 3, बट गैस्ट्रिक लाइपेज की एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए 5.4, जो कि नियोनेट्स में होता है। तो नियोनेट्स या जो इन्फेंट्स हैं उनमें ही ट्राइग्लिसरॉल का डाइजेशन हो पाता है बाय द गैस्ट्रिक लाइपेज, लेकिन अडल्ट्स में नहीं होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिन, और ये स्टिमुलेट होता है बाय द गैस्ट्रिन। डाइजेशन इन नियोनेट बट नॉट अकर इन अडल्ट। नाउ वी डिस्कस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो अब स्टमक के बाद वो जाएगा ड्यूडेनम में। जैसे ही काइम ड्यूडेनम में जाएगा वहां पे कुछ हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो पहला हार्मोन है सेक्रेटिन, जो कि बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन को रिलीज कराता है, क्योंकि जो स्टमक से काइम आ रहा है वो अभी एसिडिक नेचर का होगा, और इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एल्कलाइन नेचर चाहिए होता है, तो उसके लिए बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन रिलीज होगा जो काइम को एल्कलाइन करेगा। साथ ही साथ सेकेंड हार्मोन रिलीज होता है कोलिसाइटोकाइनिन, जो कि गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और रिलीज कराता है बाइल सॉल्ट का, और साथ ही साथ गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करता है और सिक्रीट कराता है पैंक्रियाटिक जूस को। जब बाइल एसिड का सिक्रीशन हो जाता है तो प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन। तो ड्यूडेनम में जाने के बाद काइम को एल्कलाइन किया जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन। उसके बाद जो पहला प्राइमरी स्टेप है डाइजेशन ऑफ लिपिड का, वो है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो लिपिड है उसको बाइल एसिड के साथ मिक्स करके उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाता है, जिससे उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ये लिपिड मॉलिक्यूल है, उसमें बाइल सॉल्ट बाइल एसिड मिक्स होकर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक, उसके बाद कोलिसाइटोकाइनिन ने पैंक्रियाटिक जूस का रिलीज करवाया था, जिसमें 3 एंजाइम मेनली होते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, फॉस्फोलाइपेज A2। सो ट्राइग्लिसरॉल को टू मोनोएसाइल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसरॉल पे एक्ट करता है। सेकेंड, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को ब्रेक करता है इनटू द फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। एंड थर्ड, फॉस्फोलाइपेज A2 फॉस्फोटिडाइलकोलिन या फॉस्फोलिपिड्स पे एक्ट करके लाइसोलेसिथिन एंड फैटी एसिड बनाता है। ये रिएक्शन आप लिख लीजिएगा एग्जाम में जब भी आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी डिस्कस एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। सो डाइजेशन के बाद फ्री फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड मोनोएसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म होते हैं। इसके बाद फिर से ये बाइल एसिड बाइल सॉल्ट के साथ मिक्स होकर मिसेल को फॉर्म करते हैं, और ये मिसेल फॉर्म ही इंटेस्टाइनल में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद इंटेस्टाइनल में रीएस्टिफिकेशन प्रोसेस होती है, एंड देन काइलोमाइक्रोन फॉर्म होता है, जो कि ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को। सो एब्जॉर्प्शन में जो भी जितना भी प्रोडक्ट है डाइजेशन प्रोडक्ट, लाइक 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल, वो मिलकर मिसेल को फॉर्म करते हैं। मिसेल एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है, जो कि उसका जो सरफेस है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो कोर है वो हाइड्रोफोबिक होता है। मिसेल फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट soluble vitamins such as विटामिन A, D and K। तो जो भी प्रोडक्ट था डाइजेशन और उसके साथ ही साथ विटामिन A, D, K मिक्स होकर मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए। After absorption of lipid inside the intestinal mucosa cell, reacidification process start to form triacylglycerol, cholesterol esters and phospholipid। तो जो रीएस्टिफिकेशन प्रोसेस होती है, तो जिसका डाइजेशन हुआ था, लाइक बड़े बड़े मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन होकर मोनोएसाइल ग्लिसरॉल और स्मॉल फैटी एसिड बने थे, उसका फिर से वही फॉर्म कर देते हैं जो कि वो थे। उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड। नाउ वी डिस्कस। So the TG cholesterol ester and phospholipid molecule, fat soluble vitamins along with apoproteins form chylomicron। So ये सब मिलकर fat soluble vitamins and apoproteins मिलकर chylomicron को फॉर्म करते हैं। Disorder of digestion and absorption of lipid, so it is steatorrhea। जब भी लिपिड more than 6 ग्राम पर डे
स्टूल में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को स्टेटोरिया कहते हैं। ये दो कॉज है इसका कि डिफेक्टिव डाइजेशन, या तो डाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है, और वो क्यों नहीं हो सकता, शायद पैंक्रियाटिक जूस या बाइल का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल का सिक्रीशन ही नहीं होगा तो लिपिड डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और लिपिड डाइजेस्ट नहीं होगा तो स्टूल में अनस्प्लिट फैट पॉजिटिव होगा। एंड सेकेंड कॉज है कि डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, कि अगर उसका डाइजेशन तो हो रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको कोई इंटेस्टाइनल डिसीज है, तो इसमें स्प्लिट फैट पॉजिटिव होगा। नाउ वी डिस्कस मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। सो फर्स्ट वी डिस्कस फैटी एसिड सिंथेसिस. So fatty acid synthesis occur in the liver and lactating mammary gland, to lesser extent in adipose tissue, kidney and brain. So fatty acid mainly liver and lactating mammary gland में होता है, लेकिन कुछ पोर्शन एडिपोज टिश्यू, किडनी एंड ब्रेन में भी होता है। सो फैटी एसिड में जो मेजर फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है वो पाल्मिटिक एसिड होता है, जो कि 16 कार्बन का फैटी एसिड है। फैटी एसिड सिंथेसिस मेनली 3 स्टेजेस में होता है: ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिल कोए, फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन कोए एंड देन फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। सो जो फैटी एसिड सिंथेसिस की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और एसिटिल कोए कई जगहों से मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सो एसिटिल कोए इज प्रोड्यूस्ड in the mitochondria by the oxidation of pyruvate. So acetyl CoA कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो वो पायरुवेट से प्रोड्यूस हो सकता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से मिल सकता है, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड से भी एसिटिल CoA फॉर्म हो सकता है, एंड कीटोन बॉडीज से भी एसिटिल CoA मिल सकता है। तो अब ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है साइटोप्लाज्म में फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। सो जो एसिटिल कोए है वो इम्परमेबल होता है टू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो पार नहीं कर सकता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसमें एसिटिल कोए सिट्रेट में कन्वर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो एसिटिल कोए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिल जाएगा और बनाएगा 6 कार्बन का सिट्रेट। सिट्रेट देन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और पहुंचता है साइटोप्लाज्म में, जहां पे सिट्रेट फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है एसिटिल कोए में, ऑक्सैलो एसीटेट में। एसिटिल कोए नाउ एंटर इनटू द फैटी एसिड सिंथेसिस एंड ऑक्सैलो एसीटेट आगे चलकर मैलिक एंजाइम की मदद से NADPH बनाएगा, जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज हो जाता है। इस तरह से सटल होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसिटिल कोए है और यहाँ पे सिट्रेट सिंथेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटिल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस सिट्रेट को फॉर्म करते हैं और कोए निकल जाता है। अब ये सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करते हुए साइटोसॉल में आता है, और वहाँ पे होता है सिट्रेट लाइज, जो कि इस सिट्रेट को ब्रेक करता है इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटिल कोए। सो आपको यही याद करना है, इतना ही, कि कैसे एसिटिल को और ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर सिट्रेट बनाते हैं, एंड देन सिट्रेट ब्रेक होकर ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको इतनी ही प्रोसेस मेनली याद रखनी है और उसको ही बनाना है। नाउ वी डिस्कस, पहला हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिल कोए, जो कि सिट्रेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द साइटोसॉल। एंड नेक्स्ट स्टेज था फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन कोए, तो वो एसिटिल कोए से ही फॉर्म होता है। सो एसिटिल कोए इज कार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म मेलानिन कोए बाय एंजाइम एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज। एसिटिल कोए मेलानिन कोए में कन्वर्ट होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर भी ABC से याद कर सकते हैं, यहाँ पर ATP रिक्वायर्ड है, B फॉर बायोटिन एंड C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब एसिटिल कोए भी ट्रांसपोर्ट हो चुका है साइटोसॉल में, एसिटिल कोए से मेलानिन कोए भी बन चुका है। तो हम बात करेंगे फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स की। सो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम है, जो कि डाइमर फॉर्म में होता है, और इसके पास 3 डोमेन्स एंड 7 एंजाइम्स होते हैं एंड 1 एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है। इसके पास 3 यूनिट होती है: कंडेंसिंग यूनिट, रिडक्शन यूनिट एंड रिलीजिंग यूनिट।
कंडेंसिंग यूनिट में कंडेंसिंग एंजाइम, जिसको बीटा कीटो एसाइल सिंथेज एंजाइम भी कहते हैं, एसिटिल ट्रांसफरेज एंड मेलानिन ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। रिडक्शन यूनिट में डिहाइड्रेटेज, इनोइल रिडक्टेज, बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है, जो कि ये एंजाइम नहीं है, ये एक प्रोटीन है। एंड रिलीजिंग यूनिट में सिर्फ थायोएस्टरेज होता है, जिसका सेकेंड नेम डीएसाइलेज है। तो इसको हम याद कर सकते हैं कैंपस डिपेट से। C फॉर कंडेंसिंग, A फॉर एसिटिल ट्रांसफरेज, M फॉर मेलानिन ट्रांसफरेज और पस बेकार होता है तो इसको हमें यूज नहीं करना है। इस तरह से याद कर सकते हैं। एंड डिबेट, D फॉर डिहाइड्रेटेज, E फॉर इनोइल रिडक्टेज, B फॉर बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज। रिडक्शन यूनिट है तो रिडक्टेज ही होगा। एंड A फॉर एसाइल कैरियर प्रोटीन एंड लास्ट T फॉर थायोएस्टरेज। सो आई होप आपको ये इजिली याद हो जाएगा। ये इस तरह से एंजाइम होता है, कंडेंसिंग एंजाइम, रिडक्शन यूनिट एंड रिलीजिंग यूनिट, जो कि डाइमर फॉर्म में है। और यहाँ पे मेनली याद करने वाला ये है कि कंडेंसिंग एंजाइम अटैच होता है 16 के सल्फर ग्रुप से। आपको 2 पॉइंट्स याद करने हैं कि कंडेंसिंग एंजाइम 16 के सल्फर ग्रुप से अटैच होता है एंड ACP पेंटोथीन के सल्फर ग्रुप से अटैच होता है, उसकी मदद से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे कंडेंसिंग एंजाइम के पास एक सल्फर है एंड ACP के पास एक सल्फर है। Now we discuss the steps of fatty acid synthesis. So step 1, action of acetyl transacylase and malonyl transacylase. So acetyl transacylase, जैसा कि नाम है एसिटिल, ये एसिटिल को कंडेंसिंग एंजाइम के सिस्टीन एसिड पे ट्रांसफर करता है एंड मेलानिन ट्रांसएसाइलेज मेलानिन को ACP के एसिड ग्रुप पे ट्रांसफर करता है। जस्ट लाइक हेयर, मान लीजिए ये एसिटिल है और ये कोए है, यहाँ पर कंडेंसिंग एंजाइम है और ये येलो पार्ट एसएच ग्रुप है। सो एसिटिल ट्रांसफेरेज क्या करेगा, एसिटिल एंड कंडेंसिंग के सल्फर ग्रुप को अटैच करेगा और कोए को निकाल देगा। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एसिटिल एस कंडेंसिंग एंजाइम फॉर्म होगा एंड कोए निकल जाएगा। मेलानिन ट्रांसफेरेज क्या करता है, मेलानिन कोए, ये मेलानिन है, ये कोए है, ये ACP है और उसका ये ACP का सल्फर ग्रुप है। तो मेलानिन ट्रांसफेरेज मेलानिन को ACP के सल्फर ग्रुप पे अटैच करके मेलानिन S ACP बनाएगा और कोए को निकाल देगा। तो इस तरह से इसको स्टार्टिंग फेज ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस है, जहां पर एसिटिल एस कंडेंसिंग एंड मेलानिन एंड ACP फॉर्म होता है। नाउ जो सेकेंड स्टेप है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो भी फॉर्म हुआ था एसिटिल एस कंडेंसिंग एंड मेलानिन एस ACP, एसिटिल 2 कार्बन का था, मेलानिन 3 कार्बन का, ये अलग अलग फॉर्म हुए थे। तो अब ये अलग अलग मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर बीटा कीटो एसाइल ACP को फॉर्म करेंगे। यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, इसलिए इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। During this process, 1 carbon is lost as carbon dioxide. यहाँ पे लास्ट जो स्टेप्स है उसमें एसिटिल एस कंडेंसिंग एंजाइम एंड मेलानिन ACP फॉर्म हुआ था। तो अब ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, बीटा कीटो एसाइल ACP बनाएंगे। Step 3 reduction. So beta ketoacyl ACP is reduced by NADP dependent ketoacyl reductase. So अब जो भी हमारा बीटा कीटोएसाइल बना था वो reduce हो जाएगा into the beta hydroxy fatty acyl ACP और by the activity of the ketoacyl reductase. So यहाँ पे reductase है, इसका मतलब यहाँ पे reduce होगा और जहाँ पे भी reduction या oxidation होता है वहाँ पर NAD या NADP present होता है। Step 4 dehydration. यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाय द डिहाइड्रेटेज एंजाइम और फॉर्म करता है इनोइल ACP को। स्टेप 5 जो कि सेकेंड रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, बाय द एक्टिविटी ऑफ द इनोइल रिडक्टेज NADP कन्वर्ट इनटू द NADPH टू फॉर्म ब्यूटाइल ACP। सो ब्यूटाइल ACP बनता है और इस तरह से ब्यूटाइल ACP थर्ड रिएक्शन से
5th रिएक्शन तक की जो प्रोसेस है वो पूरी 2, 3, 4, 5 ये पूरी टोटल 7 बार चलती हैं और इस तरह से 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटाइल ACP। दिस इज द पाथवे ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। सो सबसे पहले एसिटिल कोएर मैलोनिन एसिटिल ट्रांसएसाइलेज की प्रेजेंस में एसिटिल एस कंडेंसिंग एंजाइम एंड मैलोनिन एस ACP को फॉर्म करते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इन दोनों मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होकर फॉर्म करते हैं बीटा कीटोएसाइल ACP इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोएसाइल सिंथेस और ACP निकल जाता है। उसके बाद बीटा कीटोएसाइल ACP बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP में कन्वर्ट होता है, जो कि रिएक्शन है, तो इसमें NADPH NADP में कन्वर्ट होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द 3 कीटोएसाइल रिडक्टेज। नाउ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP goes into the dehydration reaction and form the carotene ACP by the activity of the dehydratase। कैरोटेनॉइल ACP फॉर्म होने के बाद इनॉइल रिडक्टेज की एक्टिविटी से ये कन्वर्ट होता है ब्यूटाइल ACP में, जो कि रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसमें NADPH NADP में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ये ब्यूटाइल ACP से लेकर कंडेंसेशन रिएक्शन तक ये 7 बार साइकिल होती है और 7 बार साइकिल होने के बाद थायोएस्टरेज की मदद से पाल्मिटेट रिलीज हो जाता है, जो कि 16 कार्बन का होता है। Now we discuss regulation of fatty acid synthesis। So step 6 में लास्ट स्टेप यही है कि थायोएस्टरेज रिलीज करता है पाल्मिटिक एसिड को बाय द एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। रेगुलेशन कैसे होता है? सो इंसुलिन फेवर द फैटी एसिड सिंथेसिस एंड ग्लूकागॉन इनहिबिट्स इट। सो इंसुलिन यहाँ पर एक्टिवेट करता है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज को और ग्लूकागॉन एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज को इनएक्टिवेट करता है। साथ ही साथ सिट्रेट जो कि TCA साइकिल में बन रहा है वो भी एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज को एक्टिव करता है। यहाँ पर फीडबैक इनहिबिशन भी होता है कि लास्ट में जो पाल्मिटिक एसिड है अगर वो ज़्यादा बनने लगता है तो वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जिसको HMP शंट कहते हैं उसका एक एंजाइम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से NADPH नहीं बन पाता और अगर NADPH नहीं बनेगा तो रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगी और फैटी एसिड सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरह से इंसुलिन सिट्रेट पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस में। ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन एंड हाई पाल्मिटॉइल को इनहिबिट करते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस को। नाउ वी डिस्कस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। So beta oxidation is a catabolic process by which palmitic acid are broken to generate acetyl CoA। So 16 कार्बन का palmitic acid को ब्रेक किया जाता है बीटा ऑक्सीडेशन में और जनरेट करते हैं एसिटिल CoA को। इसको बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन यूनिट्स बीटा कार्बन पे ब्रेक डाउन करके 2 कार्बन यूनिट्स को रिलीज किया जाता है, जो कि एसिटिल CoA होता है। इसका जो लोकेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर, एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटन मसल में होता है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं: एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसॉल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड बाय कार्निटिन शटल एंड बीटा ऑक्सीडेशन स्टेप्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो नाउ वी डिस्कस फर्स्ट स्टेज, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसॉल। So in this process, fatty acyl CoA synthetase enzyme activate fatty acid by coupling with coenzyme A। तो fatty acid में coenzyme A ऐड होता है और फॉर्म करता है fatty acyl CoA। इस रिएक्शन में 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और ATP कन्वर्ट होता है AMP में। सो एंजाइम है एसाइल CoA सिंथेटेज, जिसको थायोकाइनेज भी कहते हैं, ये और कोएंजाइम A ऐड होता है और फैटी एसिड कन्वर्ट होता है फैटी एसाइल CoA में, तो इसको एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड कहते हैं। Now we discuss transport of fatty acid by carnitine shuttle। So the activated fatty acyl CoA molecules are transported the mitochondrial matrix where beta oxidation take place। So जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, तो जो भी फैटी एसाइल CoA है उसको साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा, जिसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको कार्निटीन
प्रोटीन या कार्निटिन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज, क्योंकि ये पाल्मिटिक एसिड को ट्रांसफर कर रहा है इसलिए पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज कहते हैं, जो कि लोकेट होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। यहाँ पे दो तरीके के कार्निटिन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज होते हैं, CPT1 एंड CPT2। CPT1 क्या करता है, CoA को रिलीज करके एसिटिल CoA को अपने ऊपर बाइंड करके फैटी एसाइल कार्निटीन बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के बाद ये ब्रेक हो जाता है और थ्रू द कार्निटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज 2 ये ब्रेक होकर कार्निटीन और एसिटिल CoA में ब्रेक हो जाता है। So once inside the mitochondrial matrix, another enzyme carnitine palmitoyl transferase convert the fatty acyl carnitine back into fatty acyl को, जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये डायग्राम है। सो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये मैट्रिक्स है एंड साइटोसॉल है। सो जो फैटी एसाइल CoA बना था वो कार्निटीन के साथ मिलकर एसाइल कार्निटीन बनाएगा और CoA निकल जाएगा। तो एसाइल कार्निटीन बाय द हेल्प ऑफ द CPT1 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है और वहां पे होता है CPT2, जिसको कार्निटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम कहते हैं। ये क्या करता है, एसाइल कार्निटीन को ब्रेक कर देता है एसाइल CoA एंड कार्निटीन में, और ये कार्निटीन फिर से ट्रांसलोकेज प्रोटीन की मदद से बाहर साइटोसॉल में चला जाता है और एसाइल CoA यूज हो जाता है बीटा ऑक्सीडेशन में। नाउ वी डिस्कस थर्ड स्टेप, बीटा ऑक्सीडेशन स्टेप्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो फर्स्ट रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, जिसमें फैटी एसाइल CoA अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल CoA में कन्वर्ट होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द फैटी एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। सो ये एक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें FAD कन्वर्ट होता है FADS2 में। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन। सो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर फॉर्म करेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA बाय द एंजाइम इनोइल CoA हाइड्रेटेज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फैटी एसाइल CoA बना था वो फैटी एसाइल CoA ऑक्सीडेज या डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल CoA या इनोइल CoA भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें कन्वर्ट होता है और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। देन रिएक्शन होती है हाइड्रेशन, जो कि इनोइल CoA हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में होता है और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर फॉर्म करता है 3 हाइड्रोक्सी एसाइल CoA, जो कि पहली एंड सेकेंड रिएक्शन थी। थर्ड स्टेप है डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें बीटा फैटी एसाइल CoA कन्वर्ट होता है 3 कीटो एसाइल CoA में बाय द एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन हो रही है, तो NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होता है। देन 3 कीटो एसाइल CoA क्लीव हो जाता है इनटू द एसिटिल CoA एंड एक फैटी एसाइल CoA चेन में। तो अब जो 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड था, अब वो 14 कार्बन का फैटी चेन हो गया, क्योंकि उससे 2 कार्बन निकल चुका है। तो एक बीटा ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, जिसको एसिटिल CoA कहते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से पाल्मिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन करने के लिए 7 बार साइकिल होगी, जिससे 8 एसिटिल CoA बनेंगे। थर्ड स्टेप में 3 हाइड्रोक्सी एसाइल CoA कन्वर्ट होता है 3 कीटो एसाइल CoA में बाय द एक्टिविटी ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। अब 3 कीटो एसाइल CoA ब्रेक हो जाता है इनटू द एसाइल CoA एंड एसिटिल CoA बाय द एक्टिविटी ऑफ द थायोलेज। थायोलेज 3 कीटो एसाइल CoA को ब्रेक करता है इनटू द 14 कार्बन ऑफ एसाइल CoA एंड 2 कार्बन ऑफ एसिटिल CoA। तो एसिटिल CoA 2 कार्बन का होता है, जो कि निकल गया है, तो अब बचा है 14 कार्बन। 14 कार्बन का एसाइल CoA फिर से बीटा ऑक्सीडेशन करेगा। इस तरह से 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन होकर 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल CoA फॉर्म करेगा। नाउ वी डिस्कस एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। सो पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का होता है, तो इसको 7 साइकिल्स की जरूरत होती है बीटा ऑक्सीडाइज होने के लिए। इस तरह से 1 एसिटिल CoA, 1 FADH2 एंड 1 NADH2 फॉर्म होता है 1 बीटा ऑक्सीडेशन में। तो 7 बीटा ऑक्सीडेशन में 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल CoA, 7 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, NADH2 फॉर्म होंगे। इस तरह से 8 एसिटिल CoA
तीसरे साइकिल में जाकर 10 ATP देंगे तो टोटल होगा 80 ATP। 7 FADH2, एक FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर 1.5 ATP देता है, तो 7 FADH2 10.5 ATP जनरेट करेगा। 1 NADH 2.5 ATP जनरेट करता है, तो 7 NADH 7.5 ATP बनाएगा। इस तरह से टोटल ATP बनेगी 108 ATP। 108 ATP फॉर्म होगी फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड। लेकिन बट इन एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर यूटिलाइज। सो जब एक्टिवेशन हो रहा था फैटी एसिड का तो वहाँ पे 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स यूटिलाइज हुआ था। तो इस तरह से जो 108 ATP है उससे 2 ATP घटा देंगे, तो हाँ जो हमें टोटल नेट ATP का फायदा हुआ है वो 106 ATP हमें बीटा ऑक्सीडेशन से मिलती है। Regulation of beta oxidation. So glucagon stimulate beta oxidation by lipolysis to provide availability of fatty acid, and fatty acid convert into the acetyl-CoA. And insulin inhibits beta oxidation by production of malonyl-CoA. Malonyl-CoA fatty acid synthesis में बनता है, तो इंसुलिन फैटी एसिड सिंथेसिस को फेवर करता है और मेलोनिन-CoA को फॉर्म करता है। ये मेलोनिन-CoA बीटा ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। मेलोनिन-CoA also inhibit the कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 एक्टिविटी, तो ये कार्निटीन की एक्टिविटी को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिटिल कोए फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नाउ वी डिस्कस लिपोजेनेसिस एंड लिपोलिसिस। सो वेल फेड कंडीशन में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस होती है जिसको लिपोजेनेसिस कहते हैं। इसमें 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं और ये एक्टिवेट होता है बाय इंसुलिन। फास्टिंग एंड स्टार्वेशन कंडीशन में इसी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन होता है जिसको लिपोलिसिस कहते हैं और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म करता है 3 फैटी एसिड को एंड ग्लिसरॉल को, और ये स्टिमुलेट होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन, और ये प्रोसेस होती है एडिपोज टिश्यू में। लिपोजेनेसिस, सो लिपोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है फ्रॉम द फैटी एसिड। ये लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज में होता है। सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जब भी फैटी एसाइल को एस्टरीफाई कर दिया जाता है विद ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज होता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में बनता है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में बी फॉर्म बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लिसरॉल, तो अगर ग्लिसरॉल में फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनेगा, या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को रिड्यूस या रिडक्शन प्रोसेस में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फॉर्म होगा। In adipose tissue, glycerol kinase is deficient and the measures of the DHP derived from glycolysis. So glycerol kinase की मदद से glycerol 3 phosphate में कन्वर्ट होता है, लेकिन एडिपोज टिश्यू में glycerol kinase नहीं होता है, इसलिए वहां पर लिपोजेनेसिस DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से होता है। So now we discuss first step of the lipogenesis जो कि है activation of fatty acid and glycerol. So fatty acid are activated to acyl CoA and the activation reaction is catalyzed by the thiokinase. 2 high energy bond of ATP are utilized in the reaction. Fatty acid fatty acyl CoA में convert होता है, ATP AMP में convert होता है by the activity of the acyl CoA synthase, and glycerol activate होगा by the phosphorylation and it convert into the glycerol 3 phosphate. इसमें भी ATP यूटिलाइज होता है और एंजाइम होता है ग्लिसरॉल काइनेज। सो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ बाय द एक्टिविटी ऑफ द ग्लिसरॉल काइनेज एंड ATP ADP में कन्वर्ट होता है। इस तरह से हमारे जो सबस्ट्रेट थे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड फैटी एसाइल CoA, अब ये मिलकर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को फॉर्म करेंगे। Now we discuss steps of lipogenesis. So in adipocyte glycerol 3 phosphate formed from dihydroxyacetone phosphate, क्योंकि वहाँ पे ग्लिसरॉल काइनेज नहीं होता है। अब वहाँ पर पहला फैटी मॉलिक्यूल ऐड होगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट में,
तो वो अटैच्ड होगा वन पोजीशन ऑफ कार्बन पे और फॉर्म करेगा लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफेरेज। सो ग्लिसरॉल के पहले कार्बन पे जाके फैटी एसाइल अटैच्ड होगा और फॉर्म करेगा लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड बाय द एंजाइम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफेरेज। सेकेंड पोजीशन पे अब फिर से फैटी एसाइल अटैच्ड होगा, ऐड होगा ग्लिसरॉल में, जो कि पोजीशन 2 पे जाके अटैच्ड होगा और फॉर्म करेगा फॉस्फेटिडिक एसिड, जिसको 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। ये रिएक्शन भी एसाइल ट्रांसफरेज से होती है। नाउ फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज स्प्लिट कर देता है 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को और फॉर्म करता है 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद जब 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है तब इसमें फिर से थर्ड फैटी एसिड ऐड होता है और फॉर्म करता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। इस तरह से 3 फैटी एसाइल ऐड हुए हैं, जो कि पहले स्टेप पे हुए हैं, दूसरे स्टेप में हुए हैं और तीसरे में स्प्लिट होकर चौथे स्टेप में भी फैटी एसाइल ऐड होता है और फॉर्म होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि यहाँ पे ट्राइएसाइल मतलब 3 एसाइल ग्रुप्स ऐड होंगे इनटू द ग्लिसरॉल। सो इस तरह से इसके स्टेप से ग्लिसरॉल कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में बाय द एक्टिविटी ऑफ द ग्लिसरॉल काइनेज। देन ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में एक फैटी एसाइल को ऐड होगा पोजीशन 1 पर, तो बनाएगा लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड एंड देन लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड में फिर से फैटी एसाइल को ऐड होगा पोजीशन 2 पर, तो फॉस्फेटिडिक एसिड बनेगा। देन फॉस्फेटिडिक एसिड ब्रेक हो जाएगा डाइएसाइल ग्लिसरॉल में और डाइएसाइल ग्लिसरॉल से बनेगा देन थर्ड फैटी एसाइल को अटैच होगा और बनेगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। जहां जहां पर फैटी एसाइल को अटैच हुए हैं वहां पर एंजाइम है फैटी एसाइल ट्रांसफेरेज एंड फॉस्फेटिडिक एसिड जहां पे स्प्लिट हो रहा है वहां पे एंजाइम है फॉस्फेटेज। इस तरह से जो निमोनिक है बनाया गया है गाना गाना लिरिक्स पर देर तक। तो G फॉर ग्लिसरॉल, सेकेंड G फॉर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, LY फॉर लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड, PA फॉर फॉस्फेटिडिक एसिड, देर तक D फॉर डाइएसाइल ग्लिसरॉल और T फॉर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। इस तरह से आपको इजीली याद हो जाएंगे इसके स्टेप्स। और जहां पे भी फैटी एसाइल कोई ऐड है वहां पे एसाइल ट्रांसफरेज होगा और जहां पे फॉस्फेटिडिक एसिड डाइएसाइल ग्लिसरॉल वहां पे फॉस्फेटेज एंजाइम होगा। Now we discuss lipolysis. So triacyl glycerol stored in adipose tissue undergoes hydrolysis by a hormone sensitive lipase to form free fatty acid and glycerol. तो triacyl glycerol adipose tissue में stored होता है और by the hydrolysis activity of the hormone sensitive lipase triacyl glycerol free fatty acid and glycerol में convert हो जाता है। और mainly ये reaction lipolysis की adipose tissues में होती है and लिपोलिसिस मेनली कैटेलाइज होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज से एंड एक्टिवेट होता है एपोप्रोटीन C2 से। द प्रोडक्ट ऑफ द लिपोलिसिस ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। तो अगर हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ब्रेक करेंगे तो हमें ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलेगा। 3 fatty acids are removed by one from triacyl glycerol by the action of adipose triglyceride lipase, hormone sensitive lipase and monoglyceride lipase। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से 1 by 1 फैटी एसाइल को रिमूव किया जाता है फ्री एंजाइम के थ्रू, एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, मोनोग्लिसराइड लाइपेज। मेनली लिपोलिसिस में 2 एंजाइम काम करते हैं, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंड लिपोप्रोटीन लाइपेज। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज टिश्यूज में पाया जाता है एडिपोज के एंड लिपोप्रोटीन लाइपेज प्लाज्मा में या कैपिलरीज वॉल में पाई जाती है। सो लिपोलिसिस प्रोसेस में सबसे पहले एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज ट्राइग्लिसरॉल को डाइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एक फैटी एसाइल को ये निकल गया है तो अब ट्राई से वो डाई बन जाएगा। देन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज डाइएसाइल ग्लिसरॉल को
मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अब एक जगह पर एसाइल ग्रुप लगा हुआ है और सेकेंड फैटी एसिड निकल जाएगा। नाउ मोनो एसाइल ग्लिसरॉल आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरॉल बाय द एक्टिविटी ऑफ द मोनोग्लिसराइड लाइपेज। इस तरह से 3 फैटी एसिड 1, 2, 3 निकलते हैं और ग्लिसरॉल फॉर्म होता है। देन ये ग्लिसरॉल लीवर में चला जाता है, क्योंकि एडिपोज में यूटिलाइज नहीं हो पाता है। रेगुलेशन ऑफ लिपोजेनेसिस एंड लिपोलिसिस। सो ये हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन से होता है। लिपोजेनेसिस एक्टिवेट होता है बाय द इंसुलिन, क्योंकि ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एसिटिल कोए बनेगा और ये एसिटिल कोए फैटी एसिड सिंथेसिस करके फैटी एसिड अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे, जो कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को फॉर्म करेगा। साथ ही साथ ये इंक्रीज करता है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज को, जिसकी वजह से फैटी एसिड सिंथेसिस ज़्यादा हो पाती है और वो फैटी एसिड फिर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को फॉर्म करता है। इनहिबिट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, जिसकी वजह से लिपोलिसिस नहीं हो पाती और लिपोजेनेसिस फेवर होता है। ग्लूकागॉन ग्रोथ हार्मोन और एपिनेफ्रिन लिपोलिसिस को फेवर करते हैं बाय द एक्टिव करते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम को और इनहिबिट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। अगर ये इनहिबिट कर देंगे ग्लाइकोलिसिस को तो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं बनेगा और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में एंटर नहीं कर पाएगा। फेवर करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो ये फैटी एसिड को तोड़ने का काम करते हैं, तो फैटी एसिड अवेलेबल नहीं रहेगा तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल नहीं बनेगा। साथ ही साथ ये इनहिबिट करते हैं एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज, जिसकी वजह से फिर फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होती। नाउ वी डिस्कस कीटोजेनेसिस एंड कीटोलिसिस। कीटोजेनेसिस मीन्स कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन एंड कीटोलिसिस मीन्स कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन। सो कीटोन बॉडीज मेनली 3 टाइप्स की होती है हमारी बॉडी में, एसिटोएसिटेट, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। एसिटोएसिटेट प्राइमरी है, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी सेकेंडरी कीटोन बॉडीज होती हैं। ये मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं फॉर द कार्डियक मसल, ब्रेन एंड स्केलेटन मसल और कीटोन बॉडीज सिंथेसाइज होती हैं ड्यूरिंग स्टार्वेशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज। कीटोजेनेसिस स्टार्ट फ्रॉम एसिटिल कोइन लीवर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं लीवर के और स्टार्ट होता है एसिटिल। स्टेप्स ऑफ कीटोजेनेसिस। तो सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए कंडेंस होकर फॉर्म करते हैं एसिटोएसिटिल कोए बाय द एंजाइम एसिटोएसिटिल कोए सिंथेस, जिसमें एक कोए निकल जाता है। अब एसिटोएसिटिल कोए से सेकेंड एसिटिल कोए बाइंड होता है और फॉर्म करता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए बाय द एंजाइम HMG कोए सिंथेस। अब नेक्स्ट एंजाइम HMG कोए लाइज, जो कि बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए को ब्रेक करता है इनटू द एसिटोएसिटेट एंड एसिटिल कोए। दैट्स मीन कि जो सेकेंड स्टेप में एसिटिल कोए ऐड हुआ था वो यहाँ पर निकल जाता है और फॉर्म करता है एसिटोएसिटेट, जो कि प्राइमरी कीटोन बॉडी होता है। अब एसिटोएसिटेट स्पॉन्टेनियस कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एसीटोन बाय द डीकार्बोक्सिलेशन। सो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और ये स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट एसिटोएसिटेट देन कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में एंड ये एक डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन होती है। सो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है और NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होता है। इस तरह से एसिटोएसिटेट, जो कि प्राइमरी कीटोन बॉडी है, स्पॉन्टेनियस से एसीटोन बनता है एंड बाय द एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनता है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दैट्स में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसिटोएसिटेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको याद रख सकते हैं, आह से एसिटोएसिटिल कोए सिंथेस, फर्स्ट H4 HMG कोए सिंथेस एंड HMG कोए लाइज, AHH आह। नाउ वी डिस्कस यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज कहाँ यूटिलाइज होती हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट होती हैं लीवर टू द अदर टिश्यूज और यूज होती है एज अ एनर्जी सोर्स फॉर द ब्रेन ड्यूरिंग स्टार्वेशन एंड जिन भी टिश्यूज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वो कीटोन बॉडी को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जस्ट लाइक एरिथ्रोसाइट्स। नाउ वी डिस्कस कीटोलिसिस। सो कीटोलिसिस में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट
फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एसिटो एसिटेट में, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन था कीटोजेनेसिस का, वी ऑलरेडी डिस्कस, एंड NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH में। नाउ एसिटो एसिटेट एक्टिव हो जाता है इनटू द एसिटो एसिटिल कोए बाय द एंजाइम थायोफोरेज, जिसमें सक्सिनिल कोए अपना कोए डोनेट करता है एसिटो एसिटेट को। तो जब सक्सिनिल कोए अपना कोए डोनेट करेगा एसिटो एसिटेट को, तो वो फॉर्म करेगा एसिटो एसिटिल कोए, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। नाउ दिस एसिटो एसिटिल कोए कन्वर्ट इनटू द एसिटिल कोए टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए बाय द एंजाइम थायोलेज, क्योंकि लास्ट हमने पहले ही स्टेप में देखा हुआ है दो एसिटिल कोए से एसिटो एसिटेट बन रहा था। तो एसिटो एसिटिल कोए से दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए फॉर्म होंगे। अब ये एसिटिल कोए TCA साइकिल में जाकर ATP जनरेट करेंगे। Now we discuss regulation of ketogenesis. So more fatty acid are precursor for ketone bodies. So जितना बॉडी में फैटी एसिड होगा वो उतना ज़्यादा एसिटिल कोए बनाएगा, और एसिटिल कोए से उतना ही ज़्यादा कीटोन बॉडीज बनेगा। इंसुलिन कीटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है और ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है, क्योंकि कीटोन बॉडीज ड्यूरिंग स्टार्वेशन बनता है और स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लूकागॉन रिलीज होता है। तो कीटोजेनेसिस स्टिमुलेट होता है बाय ग्लूकागॉन। ग्लूकोज, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड एंड ग्लिसरॉल इनहिबिट कीटोजेनेसिस। तो अगर बॉडी में ग्लूकोज, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं तो वो कीटोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोलिसिस से ATP जनरेट कर सकता है, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड है तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस से फॉर्म कर सकता है, तो कीटोजेनेसिस की जरूरत ही नहीं होती है। Now we discuss significance of ketone bodies. So is the alternative of glucose to provide energy during starvation, and जो ब्रेन होता है वो मेनली कीटोन बॉडीज पे डिपेंड होता है आफ्टर द ग्लूकोज। तो अगर स्टार्वेशन में ग्लूकोज नहीं होता वो कीटोन बॉडीज पे ही डिपेंड करता है। एंड ड्यूरिंग डायबिटीज, जब पेशेंट में बहुत ज़्यादा इंसुलिन लेवल इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पाता, बाइंड नहीं हो पाता अपने रिसेप्टर से, तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कीटोलिसिस करवाता है और फॉर्म करता है एनर्जी को। नाउ वी डिस्कस डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। सो सबसे पहले है टाइप 1 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, जिसको फैमिलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी कहते हैं। इसमें एपोप्रोटीन C2 की डिफिशियंसी हो जाती है। तो नॉर्मली एपोप्रोटीन C2 क्या करता था, ये काइलोमैक्रोन में पाया जाता था। तो इसी से जब काइलोमैक्रोन के पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता था, तो जब वो पेरिफेरल टिश्यू तक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ले जाता था, तो वहां पे एक लिपोप्रोटीन लाइपेज है जो कि इस एपोप्रोटीन C2 को रिकॉग्नाइज करता था, तो एक्टिवेट होकर वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को कन्वर्ट करता था फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। लेकिन अगर एपोप्रोटीन C2 नहीं होगा तो लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो बॉडी में काइलोमैक्रोन इंक्रीज कर जाएगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो TAG लेवल है वो बहुत इंक्रीज रहेगा और उस पेशेंट को इरप्टिव ज़ैंथोमा, हेपेटोमेगैली और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल से होता है। सेकेंड डिसऑर्डर है प्राइमरी फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरिया। तो जनरली जब LDL क्या करता है, वो लीवर से कोलेस्ट्रॉल को उठाकर पेरीफेरल टिश्यू तक ले जाता है। तो जब वो पेरीफेरल टिश्यू में जाता है तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक LDL रिसेप्टर्स होते हैं, LDL उनसे बाइंड करता है और सेल के अंदर एंडोसोम बनाकर एंटर कर जाता है विद रिसेप्टर। तो यहाँ पे एंडोसोम में रिसेप्टर एंड LDL दोनों होते हैं। उसके बाद जो रिसेप्टर है वो रिसाइकिल हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फिर से चला जाता है, LDL ब्रेक करता है और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को अनलोड करता है। कोलेस्ट्रॉल कई काम करता है सेल्स में, तो इस तरह से LDL अपटेक होता है। तो जब भी किसी भी सिचुएशन में जब ये LDL रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं या बाइंड नहीं कर पाते हैं LDL को, तो बॉडी में LDL लेवल बहुत इंक्रीज कर जाता है और LDL के पास बैड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल होता है।
तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा बॉडी में। तो ये नॉर्मल आपको समझाने के लिए है, आपको ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आपको बताने के लिए कि एलडीएल एक्चुअली अपटेक होता कैसे है। तो प्राइमरी फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया के कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला रीजन है एलडीएल रिसेप्टर म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब उसमें कुछ ऐसा चेंजेस हो जाना जिसकी वजह से जो उसकी एक्टिविटी थी वो सही से नहीं हो पा रही है। तो अगर एलडीएल का रिसेप्टर सही से काम नहीं करेगा तो वो एलडीएल को बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक बॉडी में या प्लाज्मा में एलडीएल लेवल इंक्रीज करेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। सेकेंड रीजन है एपोबी डिफेक्ट। एपोबी क्या होता है? एक एपोप्रोटीन बी है जो कि एलडीएल में पाया जाता है, और यही एपोबी एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड होता है। तो अगर इस कंडीशन में रिसेप्टर तो ठीक है, लेकिन एपोबी डिफेक्ट हो जाने की वजह से वो बाइंड नहीं हो पा रहा है और एक्यूमुलेट हो जा रहा है प्लाज्मा में एलडीएल। एंड देन लास्ट है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ PCSK9। PCSK9 के गेन ऑफ फंक्शन से जो एलडीएल रिसेप्टर की रिसाइकलिंग हो रही थी एंडोसोम में, एंडोसोम से रिसेप्टर निकलकर फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा रहा था, वो नहीं हो पाता है। एलडीएल रिसेप्टर्स एंडोसोम में ही रह जाते हैं, तो उसका ब्रेकडाउन डिग्रेड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स है उनकी कमी हो जाती है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाता है सर्कुलेशन में। इस तरह से फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया होता है पेशेंट को, अगर लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पा रही है तो अगर आपको नोट्स में लिखना है तो आप सिर्फ यही लाइंस लिखेंगे कि अगर बाइंडिंग ऑफ एलडीएल पार्टिकल ऑफ डिफेक्टिव एलडीएल रिसेप्टर, सो एक्यूमुलेशन ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन द सर्कुलेशन, एंड इफ ApoB is defected, ApoB negative. ApoB is defective, so LDL-C to LDL receptor due to dysfunctional apoprotein B. And if no LDL receptor recycling, अगर PCSK9 का गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से LDL लेवल इंक्रीज कर जाएगा प्लाज्मा में। तो आपको इस तरह से इसमें नोट्स लिखने हैं। हाइपरकोलेस्टेमिया में जो मेन सिम्टम है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है पेशेंट को, कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है, एंड ट्यूबरस ज़ैंथोमा हो जाता है पेशेंट को। ट्रीटमेंट क्या है कि हमें लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना है, और जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनका इंटेक कम से कम करना है, और जो स्टैटिन होता है, ड्रग है, स्टैटिन ग्रुप है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में कम करते हैं, उसको दिया जाता है पेशेंट को, और उसको पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिया जाता है। नाउ वी डिस्कस टाइप 4 फैमिलियर, जिसको टाइप 4 डिसऑर्डर या फैमिलियर ट्राइग्लिसरोलीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बाय द लीवर, और इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एपोप्रोटीन बी। एपोप्रोटीन का एक्सेसिव, अगर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ज्यादा बनेगा तो उसको एक्सक्रीशन, उसको लीवर से निकालने के लिए VLDL फॉर्म ज्यादा होगा, और VLDL फॉर्म होगा तो एपोप्रोटीन बी भी ज्यादा फॉर्म होगा, जिसकी वजह से LDL एंड VLDL एलिवेट कर जाता है बॉडी में, क्योंकि VLDL से ही LDL फॉर्म होता है। तो अगर VLDL की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है तो LDL भी ज्यादा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरिमिया, जो कि मोस्टली सेकेंडरी टू द अदर डिसीज। तो अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, मेलाइटिस एंड क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज है तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी उसका जो मेन सिम्टम्स है वो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरिमिया हो सकता है। उस पेशेंट को क्रोनिक आर्टरी डिसीज का रिस्क रहता है। नाउ वी डिस्कस फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है कि जो एक्सेस ट्राइग्लिसराइड है वो लीवर में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर कॉज करता है। नॉर्मली काइलोमैक्रोन जो कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ट्रांसपोर्ट करता है लीवर में, एंड एडिपोज टिश्यू लिपोलिसिस करवा के फैटी एसिड को फॉर्म करते हैं। ये फैटी एसिड भी लीवर में जाके ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को फॉर्म करते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल देन VLDL के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है और स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि कहाँ से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लीवर में फॉर्म होता है। तो अगर इन किसी भी लेवल पे अगर डिफेक्टिव होगा तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लीवर में एक्यूमुलेट होगा और फैटी लीवर को कॉज करेगा। तो अगर हमने ज़्यादा हाई फैट इंटेक किया तो काइलोमैक्रोन ज़्यादा बनेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लीवर में जाएगा। अगर कोई इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो बहुत ज़्यादा लिपोलिसिस होगा और ज़्यादा फैटी एसिड बनने से ज़्यादा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। और
ज़्यादा ट्राइएसाइलग्लिसरॉल बन रहा है तो VLDL बनना चाहिए, लेकिन VLDL की सिंथेसिस या ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, एडिपोज टिश्यू में ApoB डिफेक्ट है, तो VLDL बनेगा नहीं, तो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल लीवर में ही रह जाएगा और उसको फैटी लीवर हो जाएगा। तो जब इंक्रीज ट्राइएसाइल का जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाता है और उसका यूटिलाइजेशन और एक्सक्रीशन कम हो जाता है, तो पेशेंट को फैटी लीवर प्रॉब्लम हो जाती है। कॉज ऑफ फैटी लीवर, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, जब ट्राइएसाइलग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लीवर में क्योंकि फैटी एसिड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। रेड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ फैट, प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा है लीवर से इन द फॉर्म ऑफ VLDL, तब भी हो सकता है। लेस रिमूवल ऑफ फैट, अगर किसी पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो गई है किसी चीज़ की, लेड की, तो उस कंडीशन में भी रिमूव नहीं हो पाता है ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, तो उस पेशेंट को फैटी लीवर हो जाता है। सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फटीग। डायग्नोसिस ऑफ फैटी लीवर, लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी। एंड प्रिवेंशन क्या है कि उस पेशेंट को फैटी लीवर ना हो तो अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, क्योंकि उस कंडीशन में लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो मे भी वो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल फॉर्म कर रहा है लेकिन एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ VLDL भी लीवर में फॉर्म होता है, तो अगर अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा होगा तो उसके साथ सही से काम नहीं करेंगे लीवर के, तो वो VLDL भी सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे और ट्राइएसाइलग्लिसरॉल एक्यूमुलेट हो जाएगा लीवर में। सेकेंड, बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, तो एक पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से खाना खाता है, ज़्यादा हाई फैट इंटेक नहीं करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसको फैटी लीवर का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। एंड एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट से भी फैटी लीवर नहीं होता है। नाउ वी डिस्कस कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो कोलेस्ट्रॉल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉलिड वैक्स। ये एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि एम्पीपैथिक इन नेचर होता है। एम्पीपैथिक नेचर मतलब ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट्स, फैट सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होता है और ये एसेंशियल होता है टू सिंथेसाइज बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। तो हमारी बॉडी के कुछ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से ही फॉर्म होते हैं। पहला है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स, ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही फॉर्म होते हैं। एंड नेक्स्ट है बाइल एसिड फॉर्मेशन। तो कोलेस्ट्रॉल लीवर में बाइल एसिड को फॉर्म करता है और ये बाइल एसिड लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो कोलेस्ट्रॉल हमेशा जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे, उसमें स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के साथ मिलकर सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है, हाइड्रोफोबिक नेचर बनाता है सेल मेम्ब्रेन का। फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। तो कोलेस्ट्रॉल 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में पाया जाता है स्किन में, और जब भी इस स्किन में जब भी यूवी रेज पड़ती हैं सन की, तो वो कॉलीकैल्सिफेरॉल जो कि विटामिन डी है उसको उसमें कन्वर्ट हो जाता है। Now we discuss next topic, lipoprotein. Lipoprotein is a type of conjugated protein. तो जैसा कि नाम है, lipo means lipid, proteins mean protein, तो lipid and protein मिलकर lipoprotein बनाते हैं जो कि एक conjugated protein है। ये एक water soluble होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है insoluble lipids को to the different organs and tissues. The density of the lipoprotein is inversely proportional to the triacylglycerol content. तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा लेकिन उसका साइज एंड ट्राइएसाइलग्लिसरॉल कम होगा। लेकिन अगर डेंसिटी बहुत कम है तो प्रोटीन कंटेंट कम होगा एंड साइज एंड ट्राइएसाइलग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो काइलोमैक्रोन की डेंसिटी सबसे कम होती है, दैट्स मीन केस में कोलेस्ट्रॉल और उसका साइज ज़्यादा होगा एंड ट्राइएसाइलग्लिसरॉल भी ज़्यादा होगा। लीवर से VLDL सिंथेसाइज होता है। इन कंपेरिजन टू काइलोमैक्रोन इसकी डेंसिटी कम होती है तो इसका साइज भी कम होता है और ट्राइएसाइलग्लिसरॉल भी इन कंपेरिजन टू काइलोमैक्रोन कम होता है। उसके बाद VLDL से फॉर्म होता है LDL। तो इन कंपेरिजन टू VLDL, LDL का साइज
कम होगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी कम होगा, लेकिन डेंसिटी इन कंपैरिजन टू VLDL ज़्यादा होगा, जिसका नाम होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एंड लास्ट है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दैट्स मीन कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड साइज बहुत कम होगा। तो देखिए यहाँ पर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन सबसे छोटा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कम पाया जाता है, इसलिए इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द लिपोप्रोटीन। तो इसमें एक कोर होता है, सरफेस होता है। कोर मीन सेंटर पार्ट। तो सेंटर पार्ट जो होता है लिपोप्रोटीन का वो नॉन पोलर होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पाया जाता है। नॉन पोलर मीन हाइड्रोफोबिक, उनको पानी नहीं पसंद होता है, तो वो कोर में पाए जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। सरफेस पे एपोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल्स मिलते हैं। एपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ये ऐड करते हैं एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लिपोप्रोटीन, मतलब डिफरेंट लिपोप्रोटीन लाइक काइलोमैक्रोन, VLDL, LDL, SDL में अलग अलग एपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि डिफाइन करते हैं कि उनका काम क्या होगा। एंड इट रिकॉग्नाइज द सेल मेम्ब्रेन सरफेस रिसेप्टर। कई तरीके के एपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और LDL लिपिड का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। एंड एक्टिवेट एंजाइम ऑफ लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कुछ एपोप्रोटीन्स लिपोप्रोटीन लाइपेज है, उनका एक्टिवेशन भी करते हैं। Now we discuss types of lipoprotein. So first type of lipoprotein is chylomicron. It is synthesized in the intestine after re-acidification. तो लिपिड का डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है मिसेल फॉर्म में, और मिसेल फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होने के बाद इंटेस्टाइन की सेल्स में ही उसका रीएसिडिफिकेशन होता है। रीएसिडिफिकेशन होने के दौरान जितने भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, वो सब मिलकर काइलोमैक्रोन को फॉर्म करते हैं, जो कि सबसे बड़े साइज का होता है। और ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द पेरिफेरल टिश्यूज लाइक एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटन मसल। सेकेंड है VLDL, जिसका नाम है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि सिंथेसाइज होता है इन द लीवर, और ये ट्रांसपोर्ट करता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को लीवर टू द पेरिफेरल टिश्यू। नेक्स्ट है IDL। तो VLDL में TG कंटेंट एंड इन कंपैरिजन टू कोलेस्ट्रॉल TG कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जब ये पेरिफेरल टिश्यू को TG कंटेंट दे रहा होता है, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर कोलेस्ट्रॉल और TG कंटेंट बराबर होते हैं, तो उस फॉर्म ऑफ VLDL को हम इंटरमीडिएट डेंसिटी लिवर प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसमें जो VLDL है कुछ तो लीवर में चले जाते हैं और कुछ प्लाज्मा में ही रह जाते हैं। तो जो प्लाज्मा में VLDL रह जाता है उसी से फॉर्म होता है LDL, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम लीवर टू द पेरिफेरल टिश्यू। एंड लास्ट है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फ्री कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर तक। इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है, कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से उठाकर लीवर तक ट्रांसपोर्ट करता है, और इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि LDL लीवर से पेरिफेरल ले जा रहा था, लेकिन HDL उसका उल्टा कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। Function of lipoprotein. So lipoproteins serve as a vehicle in transportation of non-polar proteins, lipids. So जो भी हाइड्रोफोबिक लिपिड्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन सॉल्युबल होते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ द लिपोप्रोटीन ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द ऑर्गन एंड टिश्यूज। इट इज प्ले अ की रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सोजीनस triacid glycerol from intestine to the peripheral tissue and reverse transport of cholesterol। तो जो हम डाइट में, हमारी बॉडी में 2 टाइप से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पाए जाते हैं। पहला तो हम जो डाइट में लेते हैं और दूसरा वो लीवर में सिंथेसाइज होता है। तो जो हम डाइट में ले रहे हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन टू द लीवर एंड पेरिफेरल टिश्यू, और साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल का रिवर्स ट्रांसपोर्ट भी करता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिसीजेस नहीं हो पाती हैं। तो लिपोप्रोटीन बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है और रिवर्स ट्रांसपोर्ट करके हार्ट डिसीजेस को, रिस्क को रोकता है। प्रिवेंट फैटी लिवर फॉर्मेशन। सो अगर
ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लीवर से VLDL के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर VLDL या जो कि लिपोप्रोटीन है, अगर वो नहीं होगा तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एक्यूमुलेट हो जाएगा लीवर में, जिसकी वजह से उस पेशेंट को फैटी लीवर होने लगेगा। हाई लेवल ऑफ HDL रेड्यूस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो जिस भी पेशेंट में हाई HDL ज़्यादा होता है, दैट्स मीन कि उसके जो पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीवर तक, तो उसको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ट्रांसपोर्ट ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल फ्रॉम एडिपोज टिश्यू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो जब भी ड्यूरिंग स्टार्वेशन, जब भी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसपोर्ट होता है एडिपोज टिश्यू से लीवर तक और वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कराता है। Now we discuss next topic, lipid profile. So lipid panel measure the amount of specific fat molecules level in blood. So blood में जो specific fat molecules हैं उनका level कितना है, इसको मेजर करने के लिए हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं। लिपिड क्या होता है? ये फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि एसेंशियल होता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द आवर बॉडी। लिपिड पैनल और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट असेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन द पर्सन। तो लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के हम रिस्क को पता करते हैं कि उस पेशेंट को कहीं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकती है या नहीं। इट इज परफॉर्म टू मेजर द लेवल ऑफ 4 टाइप्स ऑफ लिपिड आयन। तो उसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में 4 तरीके के लिपिड्स मेजर किए जाते हैं। पहला है टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जिसको HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एंड लास्ट है ट्राइग्लिसराइड। इस 4 तरीके के लिपिड्स को मेजर किया जाता है लिपिड प्रोफाइल। हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कब कराने की ज़रूरत है? तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, वो स्मोकिंग करता है, या फिर उसकी फैमिली में हार्ट डिसीजेस की कोई हिस्ट्री है, तो उस पेशेंट को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, या फिर उसको हार्ट अटैक एक बार हो चुका है, तो उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना। नाउ वी डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। सो फर्स्ट इज डायग्नोसिस। तो हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट तब कराते हैं, कराने से हमें ये पता चल जाता है कि उस पेशेंट को कहीं या हमको कहीं हार्ट डिसीज़ के कोई रिस्क तो नहीं है। ये पता करने के लिए भी हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग की, अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी है तो वो पता करना चाहता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, तो कम है कि ज़्यादा है या फिर कितना है, तो उसके लिए भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना अच्छा रहता है। एंड मॉनिटरिंग, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को ओबेसिटी है या फिर कोई डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के ये पता कर लूँ कि कहीं मुझे हार्ट डिसीज़ हो सकती है या नहीं, तो उस कंडीशन में भी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। एंड मेजरिंग रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, मान लीजिए किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा था और उसकी मेडिकेशन चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अब वो फिर से उस चीज़ को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएगा इस जानने के लिए कि मेरा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये पता करने के लिए भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है। फॉर असेसिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, पेशेंट से हम वेनस ब्लड लेते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को लगाया जाता है। और ब्लड लेने से पहले सबसे पहले हम कुछ प्रिकॉशंस देंगे पेशेंट को, जिसमें ये है कि उसको अल्कोहल नहीं लेना है, उसको हाई फैट फूड नहीं लेना है, या खाना खाने के तुरंत बाद उसको सैंपल नहीं देना है, और ना ही उसको एक्सरसाइज करना है। लिपिड पैनल एनालाइज योर ब्लड टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड लाइक टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये मेजर करता है कि ओवरऑल हमारी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, और अगर ये LDL बढ़ा होता है दैट्स मीन कि उस पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने का रिस्क है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और अगर ये बढ़ा हुआ है तो अच्छा होता है और ये रिस्क को कम करता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, अगर किसी पेशेंट को ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का लेवल ज़्यादा है दैट्स मीन कि उसको पैंक्रियाटिक इन्फ्लामेशन हो सकता है या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने का रिस्क है। इंटरप्रिटेशन, तो जो लिपिड लेवल को मेजर किया जाता है मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ लीवर, एंड जनरली टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर लेस देन 2000 mg पर DL होता है, HDL मोर देन 60 mg पर DL, LDL लेस देन 100 mg पर DL, एंड 70 mg per DL for people with diabetes.
एंड ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 mg/dl होना चाहिए। अगर इससे बढ़ा हुआ है या एसडीएल बहुत ज़्यादा कम है, दैट्स मीन उस पेशेंट को हार्ट डिसीज होने का रिस्क होता है। नाउ वी डिस्कस लास्ट टॉपिक, एथेरोस्क्लेरोसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिसीज, ASV2. It is commonly referred to the hardening and furring of the arteries. तो जब आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इट इज कॉल्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल प्लैक विद इन द आर्टरीज। तो आर्टरी में जब फैट का प्लैक जम जाता है तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉज करता है। इट कैन रेसिस्ट, तो अगर आर्टरीज में कोई चीज जम गई है तो वो रेसिस्ट करेगा ब्लड फ्लो को और इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो को, और ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। कॉज क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस का? तो ये जब भी एंडोथेलियल लेयर ऑफ आर्टरी में डैमेज हो जाता है तो वहां से एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट होता है। ये डैमेज कई रीजन की वजह से हो सकता है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज एंड इरिटेंट सच एज निकोटीन। मान लीजिए कोई पेशेंट अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके में निकोटीन ब्लड में ज्यादा होगा तो वो भी एंडोथेलियल इंजरी कर सकता है और उस पेशेंट को भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। सो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटिस एंड स्मोकिंग में हाइपरटेंशन होगा तो उस पेशेंट में हाई प्रेशर होने की वजह से जो आर्टरी की वॉल होगी वो डैमेज हो जाएगी। डायबिटीज मेलाइटिस होने की वजह से जो एंडोथेलियल सेल मेटाबॉलिज्म है वो डिसफंक्शन हो जाएगा। एंड स्मोकिंग होने की वजह से फ्री रेडिकल बॉडी में ज्यादा बनेंगे जो कि एंटर करेंगे और एंडोथेलियल लेयर को डैमेज करेंगे। एंडोथेलियल लेयर डैमेज होने की वजह से जो एलडीएल हमारी सेल में सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, वो इंटीमा लेयर में एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से, और इंटीमा लेयर में एंटर करने की वजह से वहां पे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एलडीएल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और वहां पे फिर ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से वहां पे कुछ मोनोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आएंगे और उस एलडीएल को खाने लगेंगे। खाने की वजह से क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होने की वजह से जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है उसके खाने की वजह से मैक्रोफेजेस कन्वर्ट हो जाते हैं फोम सेल्स में, और यही फोम सेल्स जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं इंटिमा में और बनाते हैं लिपिड कोर और फिब्रिस कैप, तो ये कॉज करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को। ये नोट्स है, आप इसको ये पैथोफिजियोलॉजी में ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस में लिख लीजिएगा, इतना ही काफी है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे बात करेंगे हम पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जब कभी भी ये आर्टरी की वॉल है जिसमें पहली लेयर होती है एंडोथेलियल लेयर, ये ल्यूमन है पूरा, इंटिमा है एंड ये मीडिया है। तो जब भी एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी ड्यू टू द हाइपरटेंशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड स्मोकिंग, तो एलडीएल क्या करेगा, जो कि सर्कुलेट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल को लेकर जा रहा है, वो धीरे धीरे एंटर करने लगेगा। एंटर करने की वजह से क्या होगा कि वो स्टिमुलेट करेगा, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसको हम एडेशन प्रोटीन्स कहते हैं। एडेशन प्रोटीन्स से मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स अटैच्ड हो जाएंगी और एंटर कर जाएंगी वो भी इंटिमा में। इंटिमा में आने के बाद ये मोनोसाइट्स इन एलडीएल को खाने लगेंगे। देखिए यहाँ पर वो खाने फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं और फैगोसाइटोसिस होने की वजह से ये फॉर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ टी लिम्फोसाइट जो यहाँ पे वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स है उनका भी इंक्रीज सिंथेसिस करवाएगा, इनका जो प्रोलिफरेशन है उसको इंक्रीज करवा देगा, जिसकी वजह से स्मूथ मसल सेल्स ज्यादा बनने लगेंगी, फॉर्म सेल्स बन रही हैं फैगोसाइटोसिस होने की वजह से, और वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो नॉर्मल आर्टरी इस शेप की थी वो ऊपर एंडोथेलियल लेयर उठने लगेगी, जिसकी वजह से जो ल्यूमन का एरिया है वो कम हो जाएगा और जब ब्लड फ्लो कर रहा होगा यहाँ पर तो उसको दिक्कत होगी और एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज होती है। सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन, एंजाइना, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डायग्नोसिस फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल को टू असेस द लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कि वो पेशेंट कितनी देर में थक रहा है, इसको एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हम एथेरोस्क्लेरोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है कि हमें अपने जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए,
बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा ना हो। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए जिससे फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे तो एंडोथेलियल लेयर डैमेज नहीं होगी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेजर करना चाहिए कि कितना है। सो दैट्स इट। ये आपका यूनिट 2 जो कि लिपिड था वो खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट मैं यूनिट 3 बनाऊंगी जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे है। So if you like my videos, please like, comment and please subscribe my channel and share with your friends.